हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SVMC स्क्वायर। तो हम आज लेके आए हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 है और आपका लेक्चर है 2, लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका चैप्टर नंबर 1 का हम लेक्चर नंबर 1 ले चुके हैं और इसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, कूलम के नियम तक और यूनिट चार्ज तक हमने देखा पढ़ा है। और आपने अगर किसी ने भी हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देखें पहले आप, और उसके बाद इसे देखें। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के हमने कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, आवेश, पीरियड द्वारा आवेश, कूलम का नियम और यूनिट चार्ज देखा था। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। शायद आप सभी को यूनिट चार्ज कम समझ में आया होगा। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज यानी एकांक आवेश, एकांक आवेश। देखिए एकांक आवेश का मतलब क्या है। एकांक का मतलब है एक और आवेश का मतलब चार्ज। तो जिस आवेश का परिमाण एक यूनिट हो, एक आवेश मतलब आवेश का जिसका परिमाण कितना हो, एक यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट चार्ज। अब हमने कूलम के नियम का फार्मूला देखा था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारे किसका फार्मूला है, कूलम के नियम का। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर हम यदि क्या कर ले, हम F इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाए 9 × 10⁹ न्यूटन, और जो आवेश है हमारे पास Q1 इक्वल टू Q2 वो हो जाए समान, समान तथा सजातीय आवेश, समान तथा सजातीय। सजातीय का मतलब एक समान, एक समान आवेश हो जाए, प्लस प्लस या माइनस माइनस। और जो हमारे पास आवेशों के बीच की दूरी है वो कितनी हो जाए, 1 मीटर। ठीक है, अगर हम इन सारी वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं कूलम के नियम में, तो हमारे पास बल का मान कितना है, 9 × 10⁹ इक्वल टू 1/4πε0 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁹। और Q1 इक्वल टू Q2 कितना हो गया हमारे पास, Q, समान तथा सजातीय आवेश है, इसीलिए हम क्या करेंगे, Q²। और अपन हमारे पास दूरी कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे क्या कर देते हैं, यहाँ से इससे 9 × 10⁹ से काट देते हैं, तो हमारे पास Q² का मान कितना आता है, 1। और Q का जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो +-1 कूलम। तो यही है हमारे पास एकांक आवेश, यूनिट चार्ज। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, हमारे पास ये है। तो देखिए समान आवेश, हम लिखेंगे इसको समान आवेश तथा सजातीय, समान आवेश तथा सजातीय आवेश एक दूसरे मतलब दोनों एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और उनमें 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगे, तब उन पर आवेश जो होता है वो क्या होता है, 1 न्यूटन, 1 कूलम होता है। सॉरी, कितना होता है, 1 कूलम। ये हमारे यूनिट चार्ज है, एकांक आवेश। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं परावैद्युतांक पर। जैसे हमने कूलम के नियम में परावैद्युतांक के लिए फार्मूला पढ़ा था, उस पर हम चर्चा करते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, या परावैद्युतांक। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो देखिए परावैद्युता क्या होता है। देखिए आपने वायु निर्वात के लिए फार्मूला पढ़ा कूलम का, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, और एक दूसरा फार्मूला था इसके लिए, अगर कोई माध्यम हो, K माध्यम वाला, K परावैद्युतांक वाला,
के परावैद्यता वाला माध्यम रखने पर, ठीक है। तो आपके पास उसको हम F1 कह देते हैं, और F1 का जो मान था वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। इससे हम क्या निकालेंगे, परावैद्युतांक, जिसे ये वाला है, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे आखिर है क्या ये, ठीक है। तो ये हमारे पास वायु निर्वात के लिए ये वाला था हमारे पास फार्मूला, और के परावैद्युतांक के लिए ये वाला था, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर अब देखिए, जब हम इसको समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देंगे तो F अपॉन में F1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, F अपॉन में F1 इक्वल टू, ये आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या बचा K। यही क्या है, परावैद्युता, ठीक है। तो परावैद्युता क्या होता है कि वायु निर्वात में दो आवेश समान दूरी पर रखें और वही आवेश उतनी ही दूरी पर अगर किसी परावैद्युतांक में रख दिया जाए, परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाए, तो उनका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। ये आपके पास क्या है, आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसे। तो आपने ये नोट कर लिया होगा कि आपेक्षिक वैद्युशीलता तथा परावैद्युता क्या होता है। तो आपके पास ये फार्मूला निकल के आता है कि F अपॉन F1 इक्वल टू, और यहाँ पर F क्या है, F कौन सा वाला है हमारे पास, वायु या निर्वात में लगा बल, वायु या निर्वात में F, और F1 क्या है, कोई परावैद्युतांक माध्यम के माध्यम वाला, ठीक है, बल क्या है ये, बल। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या, कहाँ चलते हैं, अब हम लौट के आते हैं कूलाम के नियम पर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। किसकी बात करेंगे हम, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है। कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, कूलाम्स लॉ, ठीक है। तो कूलाम के नियम की सीमाएं का मतलब क्या है कि ये कहां तक अपने ऊपर एप्लीकेबल करता है। ये जो आवेश हैं आपके पास, जो कूलाम नियम का फार्मूला है, बल लगते हैं, वो कहां तक इनका मतलब सीमा है, कहां तक इनका एरिया है, तो हम वह देखेंगे। देखिए कोई भी आवेश है, पहला नियम है इसमें कि आवेश हमारे पास कैसा होना चाहिए, आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि बिंदु आवेश होना चाहिए इस नियम में, बिंदु आवेश होना चाहिए, ठीक है। बिंदु आवेश का मतलब क्या है कि बहुत छोटा आवेश होना चाहिए, आपके पास बड़ा आवेश नहीं होना चाहिए। जैसे आपने पिंड ले लिया कोई बड़ा सा, उसमें नहीं अप्लीकेबल होगा ये, किसमें होगा, बिंदु आवेश के लिए, छोटे आवेशों के लिए, ठीक है, जिसमें छोटा आवेश हो। नंबर 2 पर क्या है कि आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर, आवेश स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर का मतलब आप समझ लेंगे स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। स्टेबल का मतलब कोई चल इधर उधर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए आवेश की कोई भी, ठीक है। आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा नियम क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास तीसरा नियम क्या है कि यह नियम
अधिक दूरी तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। कहने का इसका मतलब क्या है कि यह नियम अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए और 10⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम है तो क्या हो जाएगा, यह नियम लागू नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर 10⁻15 मीटर से अगर हम कम चले जाते हैं तो उसमें नाभिकीय बल आने लगता है, जिसमें नाभिकीय का प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। इसीलिए हम कैसा करते हैं कि न्यूटन का जो बल है उसी के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻15 मीटर से कम दूरी नहीं लेते हैं। तो आपके ये क्या है, कूलाम के नियम की सीमा है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें, और आप बहुत ही ध्यान से, जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना लिखवा रहा हूँ, आप मेरे बोलने पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, ये कोई आपके पास लिखा तो सारा ही कुछ है, लिख तो मैं देता ही हूँ, तो वो तो आपके पास अवेलेबल है ही, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। चलिए हम इससे आगे बढ़ाते हैं, और हमारा टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना आइए, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल आपने किस में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर 11th क्लास में, आपका चैप्टर नंबर 8 है, उसमें आपने पढ़ा होगा स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हम इसमें सीखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल आपने सीखा होगा किस में लगता है, कोई भी पिंड है उनके द्रव्यमान में होता है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी, जैसे ही हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पर कूलाम के नियम में क्या है, आवेश, और वहां पर क्या है, द्रव्यमान, बस इतना अंतर है कूलाम के नियम में। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, तो हम सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल की गणना करते हैं। किसकी करते हैं, स्थिर वैद्युत बल की। तो स्थिर वैद्युत बल आपने अभी पढ़ा है, कूलाम का नियम है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। देखिए स्थिर वैद्युत बल में हम इसमें क्या क्या चीज लेंगे, स्थिर वैद्युत बल में आवेश है, और ग्रेविटेशन में क्या है, आपके पास मास है। तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है यानी QE, हम जिसे क्या कह देते हैं, QE। ठीक है, वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और QP का मतलब प्रोटॉन, इस पर क्या होता है, +1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कैसी है, लेंथी है बहुत ज्यादा, तो आपको कम समझ में आ सकता है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को। तो QE का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, -1.6 × 10⁻19, और प्रोटॉन पर इतना। ठीक है, दूरी को हम सेम रखेंगे, क्योंकि दूरी कैसी है, इसमें दूरी को समान रखेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं अब जो बल होता है हमारे पास, यानी 1/4πε0 है, उसका मान कितना है, 9 × 10⁻9। ठीक है, अब हम बल लगाते हैं Fe, इसे हम क्या कह देते हैं, स्थिर वैद्युत बल, यानी इलेक्ट्रिक, इसे हम कह देते हैं ई वाला, ई का मतलब इलेक्ट्रिक। ठीक है, और हम जब गुरुत्वाकर्षण की तुलना करेंगे, गुरुत्वाकर्षण का जो मान निकालेंगे उसे हम G से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो Fe इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0, जो बल होता है हमारे पास कितना होता है, 1/4πε0 QE/QP/r²। ठीक है, तो हमारे पास Fe का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू QE का मान 1.6 × 10⁻⁻19, और QP का मान 1.6 × 10⁻⁻19।
अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही हम रहने देंगे, उसमें रखेंगे वो, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हम गुरुत्वाकर्षण, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, स्थिर वैद्युत बल, ये हमारे पास कूलम का बल निकल के आया। अब हम किसकी बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण की, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल में क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है me, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास लेंगे हम, तो me का जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, आपको पता होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 किलोग्राम। ये कैसा होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर मास होता है, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, m प्रोटॉन का, प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 किलोग्राम, ठीक, माइनस के 27 किलोग्राम गुरुत्वाकर्षण बल में। और जो हमारे पास एक जी आती है, जी सार्वत्रिक स्थिरांक, जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, ये आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा। इसका मान क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11, और किसमें होता है ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपके पास जी का मान। अब गुरुत्वाकर्षण जो फार्मूला होता है उसे हम एफ जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, और एफ जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई एम पी अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है, ठीक है। तो हम इसमें अब वैल्यू रखेंगे एफ जी इक्वल टू, जी का मान कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और एम ई का मान कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31, और इंटू प्रोटॉन का कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये कैसा हो गया, तो ये समीकरण दूसरा हो गया आपके पास। ये क्या है हमारे पास, स्थिर वैद्युत बल की हमने गणना कर ली, और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की हमने गणना कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, समीकरण सेकंड से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं है, या आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं अभी इसे इरेज कर देता हूँ, या नहीं किया तो आप नोट डाउन कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम यहाँ पर अब इसकी गणना करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट में हम क्या करना है, समीकरण सेकंड से भाग। अब समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, एफ ई, और अपॉन में हमें क्या देना है, एफ जी से भाग, ठीक है। एफ ई का मान हमारे पास कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ आर स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन का मान लिख रहा हूँ, यानी ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11, और इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27, ठीक है, और अपॉन में आर स्क्वायर, क्लियर है। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पिंड रखे होंगे दोनों वे कैसे होंगे, समान दूरी पर, ठीक है, समान दूरी पर। अब हमारे पास जो बल आया एफ ई अपॉन में एफ जी, ठीक है, वो कितना आया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27, ठीक है। अब इसके ये सारा सॉल्यूशन के बाद आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके पास एफ ई अपॉन में एफ जी का मान जो आएगा वो 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 इतना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। वैसे आपको इतनी ये वैल्यू याद रखनी चाहिए, आप कहाँ पर सॉल्व करेंगे इतना, तो हमारे पास इतना आया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, अभी आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसका मतलब हम समझेंगे कि क्या है, ठीक है, कि एफ ई अपॉन एफ जी का जो मान आया है वो 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 यानी 39 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास स्थिर वैद्युत बल है कैसा है,
जो हमारे पास स्थिर वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻39 गुना ज्यादा होता है। कौन सा बल, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा समझिए क्या है कि जो हमारे पास स्थिर वैद्युत बल है, कौन सा बल है, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻39 गुना कैसा होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, कैसा है, इंपोर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में आने का चांस रहता है और इसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल जो है, स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितने ज्यादा, कितने गुना अधिक होता है, यानी प्रभावशाली होता है। तो आप बताएंगे 10⁻39। इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपके पास छोटी वैल्यू है बहुत, तो आपके पास 2.27 से इतना मतलब नहीं है, आपको क्या रखना है, 10⁻39। ठीक है, अगर आप यहाँ से एफ ई का मान निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 10⁻39 इंटू में एफ जी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻39 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और हम कल आपसे, आपका जैसे नंबर चैप्टर है तो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अभी कुछ चर्चा की है। ठीक है, अब कल से हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम फील्ड की चर्चा करेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, लेक्चर नंबर आपने अगर 1 नहीं देखा है हमारा, तो आप उसे पहले देखें और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखें। ठीक है, थैंक यू।